बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो इस दौड़ में हैं कि कहीं ना कहीं से कम पैसों में अच्छा जानवर मिल जाए। अगर आपको आपकी पसंद का जानवर चाहिए, खूबसूरत जानवर चाहिए, कद काठ वाला जानवर चाहिए, मतलब वो तमाम चीज़ें जो आप घर से सोच के निकले हैं, तो वो तो आप ये सोच लें कि कम पैसों में नहीं मिलने वाली हैं। बड़े जानवरों की कीमतें हम देख रहे हैं बहुत बड़ी हैं, और बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों की कीमतें भी इस दफ़ा बढ़ी हैं। तो कुछ हम शहर की मवेशी मंडियों का भी जिक्र करेंगे, इंतज़ामात का भी जिक्र करेंगे। एंड यस, हमारा मकसद तनकीद करना हरगिज़ नहीं होता, बताना सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे मसाइल हैं। क्योंकि हमें तो जो एक प्रेस रिलीज़ आती है DC ऑफिस से इंतज़ामात के हवाले से लंबी सी लिस्ट आती है कि जाके दौरा भी किया है। आई डोंट नो, जहाँ हमारे रिपोर्टर्स जाकर निशानदेही करते हैं उन पॉइंट्स पर वो जाते हैं नहीं जाते हैं, बट हमें तो मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। चलें जी, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है शहर में, गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ मेरे अपने घर के रास्ते में बहुत ज़्यादा हैं। और यकीन माने कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि इतने वाक़यात देखें, गाड़ी आगे जा रही है उसमें से गाय उतर के वो भाग गई। तो मैं तो ना, जहाँ कहीं पे ये मशवरा भी है वैसे मेरा कि जहाँ कहीं आप देखें ना कुर्बानी का जानवर किसी गाड़ी में या पिकअप में लोड होके जा रहा है, आजकल तो वो ट्रेंड आया है लोडर रिक्शों का, तो उससे अपनी गाड़ी को खासा दूर ही रखें, जानवर का कुछ पता नहीं चलता। आप क्यों मेरी तरफ इतने गौर से देख रहे हैं आमिर भाई और शायद सिप्रा साहब? मैं इसलिए खौफ में आप जिस नहीं, बड़े वाकयात होते हैं, होते होंगे लेकिन होते कम नहीं होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं आमिर भाई, कम होते हैं। मतलब इतने हजारों लाखों जानवर आता है, उसमें 2 4 नहीं 5 कुर्बानी का ऊंट इतने लोगों का भाग जाता है। मैंने बाइक में लोगों को भी जो लंबी कतारों में लगे देखा। आप वो आमना वाली बातें ना करें। वो अभी 8 दिन रह गए जी। आज के दिन के बाद आप इसी दिन में जो है ईद उल अज़हा हम मना रहे होंगे, और नमाज की अदायगी के बाद हम लोग इस वक्त ज़बीहा कर रहे होंगे अल्लाह के नाम पर। तो इस पर आपको ये सुन्नत इब्राहिमी, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि आप अपनी अना, अपना गुरूर, अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान करने की नीयत से इस कुर्बानी को करें। और हरगिज़ बहुत ऊँचा जानवर है, बहुत। आप एक बात सिर्फ गौर करें, जो लोग मटन खाते हैं, मटन जो बकरे का गोश्त जिसको बोलते हैं, वो किस साइज का जानवर होता है जो आपको पसंद है खाना? हाँ, वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत बड़ा जानवर। आपने जो शरई चीज़ें हैं, जैसे 2 दांत का जानवर होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और अगर गाय बैल है तो वो उसके भी उस दांत वगैरह चेक करते हैं हम लोग। आप लोगों को तो पता चल गया होगा प्रोग्राम कर करके कि कौन सा जानवर कैसा होता है, थोड़ा गाइड भी करते हैं। नहीं, मेरे खब्बे पास से जरा जानवर है, आज तक नहीं मुझे पता लगा है क्या। अच्छा, इसके बावजूद आपको शरई चीज़ें देखनी हैं। मैं आपसे बार बार ये तकीद करता हूँ कि आप उस चक्कर में ना जाएं कि ये बहुत बड़ा जानवर है और ये बहुत वो महंगा जानवर है। आप महंगा नहीं, खूबसूरत तो देखना चाहिए। खूबसूरत नहीं, कमजोर सा जानवर, पहली बात है जानवर सारे खूबसूरत हैं, सेहतमंद जानवर देखना। हाँ, वही ना, सेहतमंद तगड़ा। आपने सेहतमंद देखना नहीं, तगड़ा से मुराद नहीं। आप गोश्त कौन सा खाते हैं? तगड़े गोश्त जब लेके आते हैं, कौन सा गोश्त होता है? पता है मुझे, वो तो बिल्कुल ही पिंक सा गोश्त होता है, छोटा गोश्त, और वो जो हम पिंक सा होता है कलर में। हाँ, वो कलर में। और ये जो गोश्त होता है, ये क्या होता है? ये अच्छा खासा ही तो बनाते हैं। क्योंकि आपने बड़े साइज की जानवर नहीं होते। मेरे गुजरांवाले से एक रिपोर्ट आई थी, वो पहलवान साहब ने पाले हुए हैं, वो कहते 240 किलोग्राम, और पिछले 6 साल तो उन पाल दे पहले। अब मुझे बताएं उसके गोश्त में ना वो लज्जत रह जानी है। कुर्बानी का गोश्त खाना भी कार्य स्वाब है, बांटना भी कार्य स्वाब है। सिप्रा साहब इसके हमती हैं और हम भी हमती हैं इसके, कि बांट भी दें, खा भी लें। खाने का मैं ज़्यादा इसलिए कहता हूँ कि लोग अब कम खाना शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है? वजह फिर वही है कि हम बड़ी उम्र का जानवर बड़ा साइज देखकर, और उसको हम समझते हैं ये खूबसूरत जानवर। वो खूबसूरत जानवर है जो जिसका गोश्त अच्छा है, लजीज है, वो आप करें कुर्बान अल्लाह की राह में हलाल के पैसों से। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे, आमीन। अब बड़ा जो इशू है ना सिप्रा साहब, अच्छा जानवर खरीदना है, वो आमिर भाई तो बात जो कर रहे हैं, मैं उससे एग्री भी करती हूँ। लेकिन ना एक जज्बा ही लोगों का, बच्चे बड़ा कहते हैं जानवर खूबसूरत सा होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। वैसे मुझे तो वाइट रंग का जानवर पसंद है पर्सनली। अच्छा, अब ये है कि वो ना कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो कम कीमत पर कैसे जानवर अच्छा मिले? आप लोग जाते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी जानते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो अगर जानवर खरीदने जा रहे हैं तो आपने क्या उसमें बुनियादी चीज़ें देखनी है?
देखें जो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो अटकेलियाँ करने वाला जानवर चाहिए, जो उनके साथ शरारतें करे, जो गली में उनके साथ घूमे भागे, वो उस तरह का जानवर उनको चाहिए कि वो पीछे हो, वो भाग रहा हो, वो इस तरह का चाहिए। वो एक माहौल बनता है ना मोहल्ले में, इस वक्त बना हुआ भी है। बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने खरीद लिए हुए हैं, बांध लिए हुए हैं, घरों के बाहर नजर आते हैं, छोटा शाम को बच्चे नजर आते हैं आपको घुमाते हुए। वो एक हफ्ता ये एक उनका अपना शुगल है बच्चों का, वो चलना है। छुट्टियां भी हैं, पेपर्स भी हो गए, बाकी चीज़ें जो आपने जिक्र किया ना, खरीदारी किस तरह करनी है। अगर तो पहले बजट पे हम लोग आ जाए ना, जो तनख्वाहदार तबका है ना, उसका जो बजट है वो 40 to 60 ये वहीं पे स्टैंड कर रहा है, ये नहीं निकले यहाँ से। और 40 to 60 में अब जो आप कह रहे हैं कि अच्छा जानवर चाहे छोटा ले ले, अब वो उस रेंज से निकल चुका है। बिलखसूस जो बकरा है वो इस रेंज से निकल चुका है। हाँ, छतरा आपको मिल जाएगा, दुम्बा जो है वो भी आपको 60 तक की रेंज में मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ा दुम्बा है वो नहीं मिलेगा। एक अच्छे वज़न वाला आप कह सकते हैं कि छतरा या दुम्बा आप 60 तक ख़रीद सकेंगे। अच्छा, अब जिनका 40 या 45 बजट था वो अब निकल गए, क्योंकि अब जो इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा है वो भी आपको 38-35 आपने बैनर्स देखे होंगे, आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है। ये किसी दौर में 22 तक भी था, 18 तक भी था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई। मैंने आपसे पूछना है, अभी भी कुछ लोगों ने 22 और 27 हज़ार रुपये लगाए, वो लगा? अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। आप जानवर है ना, आपने एक बैल खरीदना है, वो आपने 2 लाख का भी खरीद लिया, एक बैल आपने 1.5 लाख का भी खरीद लिया है। कीमत का एक 2.5 मन का है वो आपने खरीद लिया, एक 4 मन का है वो आपने खरीद लिया। उसकी कीमत अगर किसी ने 1.5 लाख में खरीदा है तो उसका आप हिस्सा निकाल लें, वो उसी तरह जाके बनेगा। सही। जिसका 2.5 लाख का जानवर कोई अच्छा जानवर होगा, उसका हिस्सा जो है वो 35-36 हज़ार में बनेगा। वो हर जो अच्छा हिस्सा है, जो मतलब तंजीमात में से जो आपके मदारिस, जामियात और गैर सरकारी तंजीमें जो करवाती हैं, जो अच्छी कुर्बानी का रेट इस वक्त है वो 35,000। देखें ना, जो जानवर आपने ख़रीदना है, जिस तरह आई साहब खुद कह रहे हैं कि जिसका गोश्त खाने वाला हो, कम से कम 2.5 से 3 मन का तो वो जानवर होना चाहिए। आप अगर बीफ का भी जिक्र हम करें, बड़े जानवर का भी जिक्र करें, तो वो इतने में होना चाहिए। तो अब रही बात कि जो खरीदार जा रहा है उसने देखना क्या है। आपका जो छतरा है उसका तो 6 महीने उसकी उम्र हो तो वो तो है उसका, वो तो आपकी सीधी ईद होगी, उसका तो कोई इशू नहीं है इशू सर। अच्छा, दूसरा वैसे मैं सिपरा साहब से इख्तिलाफ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो मजहबी जमातें करते हैं, लेकिन मेरा पिछले दिनों इस पर उन्होंने कहा जी वो छतरा भी जो है ना, वो कह देते हैं जी 6 महीने का है तो एन तुसी साल का समझो, वो गलत है, वो भी 2 दांत का होना चाहिए। ये चक्कर अच्छा नहीं, उसमें 6 महीने की ही एज का है कॉन्सेप्ट। और अच्छा, अब बेचने वाला जो है व्यापारी है, उसके आप कोई ईमान की बात नहीं कर सकते, वो आपको किस तरह फरोख्त कर रहा है, वो अपना कारोबार, अपना मुनाफा। लोगों को परेशान देखा है, जानवर की टांग ठीक नहीं वो यहाँ। अच्छा, यहाँ आके ऐसा होता है, लेकिन हमारे जो इलाके हैं, अगर दही इलाकों की बात की जाए, वहाँ पे ज़ुबान बड़ी मैटर करती है। अगर किसी ने कह दिया है कि ये जानवर जो है साल पूरा है और उसके 2 दांत नहीं है बकरे के, लेकिन उनके घर का है बकरा, उन्होंने पाला हुआ है, तो लोग उसको एग्री करते हैं और ले लेते हैं, और इसकी गुंजाइश मौजूद है। ये नहीं है कि 2 दांत होना, लेकिन साल की जो चीज़ है वो होना। फिर उसके बाद कान का है, कान का बड़ा होता है कि आप उसमें ऐब ना हो, जिसमें कहते हैं कि ऐब नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसकी आंखें जो हैं वो देखें वो ठीक हैं, उसकी टांगें वो चलने में ठीक है, लंगड़ा तो नहीं है। उसके बाद कान जो है, अक्सर जानवर लड़ते हुए उनके कान टूट जाते हैं, सींग डैमेज नहीं, सींग टूट जाते हैं। अच्छा, सींग का भी ये होता है, एक सींग टूटता है, दूसरा जो है आप रेती के साथ उसको रगड़ के उसको बराबर कर लेते हैं। अब पुराना टूटा हुआ और नया टूटा हुआ और जो नई रेती के साथ रगड़, हाँ ये होता है, उसको ऑयल लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं। सारी शरई चीजें लिखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। ये आप तो अब नेट पे भी जाएं, गूगल पे भी जाएं, मिल जाएंगी। फिर कान जो है उसका अगर कुछ हिस्सा तक तो है कि उसको आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है अगर वो ज्यादा है तो फिर उस पर भी नहीं कर सकते। अगर उसका पीस उतरा हुआ है कान, अगर कान कटा हुआ है ना, उसकी खैर है, यानी वो उसमें कट है, ठीक है, लेकिन अगर उसका पीस ही उतरा हुआ है कान का, चले जी, ये वो नहीं है। आपको दूसरी बात एक सजेशन, आप ब्रेक ले लीजिए, लेकिन सजेशन है कि आपने जब भी अपना जानवर खरीदना है, असर से पहले खरीदना है, ब्रेक के बाद आते हुए। हाँ, वाकई रात ना होने दे, क्योंकि वाकई कुछ पता नहीं चलता, लोग बड़ा धोखा करते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद, आके स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आपके पास कोई टोटका है जो बता रहे हैं कि रात को नहीं जानवर नहीं, वो यही टोटका था जो आपने बताया कि असर से पहले का मतलब ये है,
आप शाम ना होने दें। देखिए आप जितने नकाइस हैं, जितने सिपरा साहब ने भी लोग ठंडे टाइम का वेट करते हैं ना, ठंडे टाइम का वेट ना करें भाई। आपने कुर्बानी करनी है तो अपनी कुछ वक्त की भी कुर्बानी करें, निकलें और ढूंढ के अब जो जानवर। लोग आपकी तरह दफ्तर से जल्दी नहीं जा सकते, क्या करें बेचारे? नहीं वो एक आध दिन निकालें इसमें से, कोई नहीं। सैटरडे संडे होता है भाई आपके पास, अर्ली है, मॉर्निंग चले जाएं। करें। आज का दिन है ना, आज का दिन है, कल का दिन है सर, अर्ली मॉर्निंग संडे आप जाएं। आप देखें, समझे बात को, रात को जो धोखा होगा रात को होगा। वो जो आप कह रहे थे लंग करता है या आंख का, सिपरा ने बड़ी अच्छी बात बताई, दांत का, जाली दांत वाले भी केस सामने आए कि जाली दांत लगा दिया। ये सारी चीज़ों का, उससे बचने का एक हल होता है कि आप सुबह, मैंने तो दोस्तों को बकरा लेने जाते देखा और रात को बकरी खरीद के लाते देखा है। अच्छा, ये भी होता है? वो बेचारे परेशान। देखें अब ये इसके जो है अच्छा, आपको एक ये भी जिन इलाकों की ये बात कर रहा था ना, हमारे दही इलाके, वहाँ हर शख्स दूसरे शख्स को जानता है और हर शख्स जानवर की नस्ल से लेकर उसकी उम्र तक को पहचानता है। हम शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो धोखा खाते हैं, फिर वो बकरी खरीद के लाएंगे। वो बकरी खरीद के लाएंगे, सही क्या आपने। तो ये आप, अच्छा आमिर भाई, जेब कतरे बहुत होशियार होते हैं, तो ये वो लोग, क्योंकि आपने ऑब्वियसली लाखों में पैसे लेकर जाने हैं, तो प्लीज इस चीज से भी बहुत ज्यादा मोहतात रहें, क्योंकि हमारे साथ ये खबरें शेयर करते रहते हैं हमारे रिपोर्टर्स आबिद, इरफान के, इस तरह से जो लोग जा रहे हैं तो उनकी जेबें खाली हो गई। तो प्लीज अल्लाह ताला खैर करे, इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल। जाली करेंसी, सॉरी जाली करेंसी बड़ी आती है। अच्छा, व्यापारियों के साथ जाली करेंसी का बड़ा खेल खेला जाता है, वो क्या कुर्बानी होगी। दूसरा, जो लोग जा रहे हैं, जिस राय साहब ने कहा है कि वहाँ पानी का कोई उस तरह अच्छा इंतजाम नहीं होता, पानी घर से लेके जाएं लोग, ठीक है, मास्क पहन के जाएं। ये सारी चीजें देखें ना, हाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने कुर्बानी देनी है तो थोड़े वक्त की भी कुर्बानी दें। हमारे यहाँ क्या कि हमने तो रात निकलना ही 10 बजे है ना, फिर सारी रात जाके हमने मवेशी मंडी में लगा देना और ढूंढ दे, और फजर के वक्त हमने या खाली हाथ आ जाना या फिर कुछ लेके आ जाना। अच्छा, और फिर कुछ लोग ना एंड तक सिपरा साहब इंतजार करते हैं, ईद के पहले दिन सुबह जाएंगे, बकरे सस्ते हो जाएंगे, फिर मोहल्ले में आगे कहेंगे अस्सी जी जनाब व्यापारी लौट के लाएंगे। हालांकि नहीं, व्यापारी हमेशा लौट के ही रखता है, वो तो प्रॉफिट कमाने आया हुआ है ना, उसने अपना मुनाफा रख के ही आपको दिया है। देखें, इस पे बहस जो है ना, वो तो सुन्नत भी है कि आप खरीदारी कर रहे हैं तो उस पर आपने डिबेट तो करनी है, उसको करनी चाहिए। लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो कीमतों के हालात, एक महंगाई की लहर और मामला चल रहे हैं, ऐसे में लोगों को बहुत मुतात होकर चलने की ज़रूरत है खरीदारी करते वक्त। गैर कानूनी मवेशी मंडियों पर आ जाते हैं जा बजा लगी, और मैं आपको ठीक कह रही हूँ कि मुझे तो वाकई डर लगता है, जब आपका आधा रोड कवर हुआ होता है ना, तो बकरों से नहीं, गाय से तो वाकई डर लगता है, कुछ नहीं पता चलता एकदम से इधर आ जाए तो। मैं अच्छा, कोई नहीं, रास्ता चेंज भी, मैं तो इसको गैर कानूनी मंडियां नहीं कहता। पहली बात तो ये है, ये जो व्यापारी एक आध जानवर लाके बाहर बेचता है, मैंने, अगर आपने मेरे साथ जुमेरात को जो शो किया था, मैंने उसमें भी ये बात की थी कि वो पैसे लेकर नहीं आते हैं। मुझे अभी सिपरा साहब वाले पैसों वाली बात भी करनी है, जो जाली नोट करेंसी वाली बात है वो भी करनी है, लेकिन गैर कानूनी मंडियों के साथ साथ, चले पहले जाली करेंसी वाली बता देता हूँ। बहुत आसान है भाई, अब हर मंडी में जो गवर्नमेंट की मंडियाँ हैं वहाँ बैंक के स्टॉल्स हैं। अच्छा, वहाँ व्यापारियों ने अपने अकाउंट खुला लेते हैं, आप उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, ना पैसा दें। व्यापारी को भी जाली नोट का कोई खर्चा नहीं है, ना आप पैसा उस तरह से लें। हर एक के पास मुख्तलिफ सेलुलर कंपनियां, जो मोबाइल कंपनियां हैं, उनके अकाउंट्स हैं, नाम है उनके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। मोबाइल आप उनको ट्रांसफ़र करें पैसे, उसी वक्त उसको रसीद मिल जाएगी, आ जाएगी, उसको भी तसल्ली होगी, आपको भी तसल्ली। तो जाली नोटों से तो जेब कतरों से आप बच सकते हैं, लेकिन अपना मोबाइल भी बचा के रखना, वो ना वे सारे अकाउंट में मोबाइल ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और दूसरा रहा ये गैर कानूनी और गैर मंडी। देखें, आप जब लफ्ज़ बोलते हैं ना मंडी, तो वो एक बड़े परसेप्ट में आती है कि जी पता नहीं क्या इसमें चीज़ें होंगी। उस तरह का कोई मामला नहीं। चंद व्यापारी जो हैं वो अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए, क्योंकि जो रोटी आपको बाहर 10 रुपये की मिल रही है ना, या 15 रुपये की मिल रही है, वो अंदर वही रोटी 50 रुपये की है, और उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। घर से दूर आए होते हैं, सालन की एक एक प्लेट 250-250, 300 रुपये की मिलती है। पैसे लेकर वो साथ नहीं आते, और यही पैसे उन्होंने वापस भिजवाने होते हैं ताकि नए जानवर ख़रीद के ला सकें। उनकी सिपरा साहब मेरी बात की तईद करेंगे, हम इस बात को गौर किया करते थे। उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं, एक टीम जो जानवर इकट्ठे कर रही होती है देहातों में, एक टीम यहाँ बैठी होती है जो कि डेरा अपना संभाल के बैठी होती है। वो कहते हैं इतने का बिक गया माल, इतने के जानवर और खरीद दो मुझे। नहीं तो अब जो जगह जगह अभी ये समनाबाद में ये आपको चंद जानवर नजर आएंगे, 4, 5, 7। नहीं आमिर भाई, ये 7-8 दिन है, ये 7-8 दिन है, इनको कमाने दें।
कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे ही परेशान हो जाते हैं और उसके बाद हम एक मुहिम चला लेते हैं जी गैर कानूनी। जो आपकी कानूनी मंडियां हैं उसके अंदर ना आपने आने वाले को सहूलत दी है, ये बड़ा इशू है, ना वहाँ जाने वाले को सहूलत दी है, ना खरीद के लाने वाले को सहूलत दी है। मुझे बताएं, अगर आपने सारी सहूलतें दी होती तो लोग बाहर से, मेरे घर के बाहर से करीब से मिलेगा मैं ले लूँगा, मैंने मंडी को नहीं जाना। मुझे पता है कि मंडियों में क्या हालात होते हैं। आपने, मैंने बंद रोड वाली मंडी का उस दिन परसों किस्सा सुनाया था आपको, क्या हाल था। और सिपरा से पूछें यार, सिपरा और मैं सारी मंडियां घूमते रहे हैं, मुझे किसी एक मंडी में बताएं जहां पे व्यापारियों को पानी, चारा, हेल्थ फैसिलिटीज, स्टॉल्स बने हुए हैं, जानवरों वाली दवाइयां इंसानों को दी जा रही होती है वहाँ पे। ऐसे ही है। तो क्या करेंगे आप, मतलब मुझे बताएं। अब आपने वो वहाँ पे वो भी रख दिया जी। पहले मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने बैनर देखा तो मेरी आंख, मैंने जानवरों का हमल टेस्ट यहाँ से कराएं, बैनर लगा हुआ है लाहौर की मंडी के अंदर। भाई मादा जानवर बिक के नहीं सकता, आपको पता है इस बात किसने लगाया बैनर? पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया होगा, मैं लाया। मैं वही परेशान हो रही हूँ कि यहाँ पर हमलशुदा जानवरों की तस्दीक बैनर लगा हुआ है बाकायदा। अबू बकर शेख साहब की रिपोर्ट थी, उसके अंदर मैंने वो बैनर जब मैं पढ़ा तो मुझे खुद, मादा जानवर तो बेच ही नहीं सकते हैं, इस पर पाबंदी है बहुत लंबे अरसे से। इसका मतलब ये है आपने इजाज़त दे दी है मादा जानवर बेचने की और उसको ज़िबा करने की। ये तो बहुत पुरानी पाबंदी, कितने साल पुरानी पाबंदी, बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं भाई साहब, मैं बता देता हूँ, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना उस बैनर का, क्योंकि हर बुध को शाहपुर कांजरा में बड़ी मंडी लगती है, उसमें हर किस्म का जानवर आता है। मे बी कि वो रिपोर्ट जो है वो उस बुध को बनी हो। नहीं जिस दिन वो नहीं भाई नहीं, ओवरऑल मंडी लगी हुई, वो रिपोर्ट जो है जुमेरात को बनी, पहली बात तो ये है। और वो स्पेशली ईद कुर्बान का स्टॉल था, वो जो अलग से स्टॉल बनता है, वो स्टॉल था जहां पर लिखा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं अच्छा एक और चीज में जिक्र कर लूं, फिर इसको टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। चारा वगैरह बहुत महंगा है, तो उस पर एक कमेंट कर दें। फिर सिपरा साहब पे आती हूँ। जानवरों के लिए जेवरात बच्चे बहुत शौक से खरीदते हैं, बाय द वे वो भी बहुत ज्यादा महंगे हैं जी। चारे पे मैं आपको बताता हूँ, शाहपुर कांजरा में हम एक ऊँटों का करने गए, मैं और सिपरा। ऊँटों वाला रो रहा था, कहता मैं इतना चारा लेके आया, मेरा ने चारा बाहर रोक दिया और कहा जी अंदर से चारा लो। और अंदर मुझे ये हज़ारों रुपए का चारा, ऊँट ने चारा खाना है तो कितना चारा होगा। सही बात है यार। आप मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से, अगर आपने ये कैटल ये जो बनाई है अथॉरिटी को कंपनी, इसको खुदा का खौफ करना चाहिए। ये मेहमान आते हैं, ये कोई रेगुलर मंडी वाले नहीं है, चलो रेगुलर मंडी वालों को भी नहीं, थोड़ा सा इंतजामिया को चेक एंड बैलेंस। ये मैं रिहायशी इलाकों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो चारे वाली आर्जी दुकानें बन जाती है ना, आई डोंट नो कि वो अलाउ है नहीं अलाउ है, रास्ते में बनाई हुई है। पेट्रोल पंप बनाए लोगों ने, चारे वही तो मैं कह रही हूँ। गैस स्टेशन जो घरों में लेके आए वो कहाँ से खिलाएंगे? हाँ, कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से ले आएंगे? हाँ बिल्कुल यही है। देखें बात यह है कि आप लोग ये गैर कानूनी मंडियों की बात कर रहे हैं, 144 के तनाजुर में कर रहे हैं ना। 144 तो आपकी मार रोड पे लगी है, रोज मुजाहरे होते हैं, कितने गई? तो अब आप क्या इस चीज, एक हफ्ते वास्ते नहीं, अब आप क्या इस चीज की तायद कर रहे हैं कि जहाँ कहीं लगी है वहाँ करते जाओ? तजर्बा बता दूं आपको, आपके जो मंडियां हैं और उससे निस्बत ये सड़क पर जो लोग खड़े हो, यहाँ से आपके सस्ते दामों मिलेगा जानवर। जब भी तजर्बा जाकर ले लें, जब मर्जी ले लें। ये सही कह रहे हैं। और ये 100% है। ये कह रहे मंडियों में जाके खज्जल, मैं कहता हूँ नहीं, इस खज्जल का मतलब थोड़ी इस्तेमाल होना। जिसने कुर्बानी करनी उसने जाना है। जो मंडी से 2 जानवर बाहर लेके आया ना, मेरी बात ना, जब 2-3 मंडियां नहीं ना फिर लेते तसल्ली नहीं। मेरी बात सुने, आपने आपके जाएंगे सुसर, आपके खामद भी जाएंगे ना, आप वापसी पे उनको क्या कहेंगे कि आप जो है बड़ी मुश्किल से होके आए? भाई उनका तो जज्बा है, हालत देख के लगता है, हालत देखो उनका जज्बा है, उन्होंने सुन्नत इब्राहिमियत अदा करना। बल्कि आपको खुद जाना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए, फैमिली चाहिए होती है। आपने तो पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाना है, क्या करवाना है। देखो फैमिली वाली बात आई होती है, हवा 3 देख रही होती है। मेरी मदर इन लॉ साथ जाती हैं। जानवर उन्हीं की पसंद का होता है। बाय द वे हमारी वैसे हमेशा बड़ा जानवर साहिवाल से आता है, इस दफा भी आ चुका है। वैसे कोई अनोखी बात नहीं, दुनिया की हर खतून की पसंद का, मदर इन लॉ दुनिया में हर खतून की पसंद का जानवर उसके साथ होता है। दुनिया में हर, ये आपने सही कहा है, वरना नहीं वो चल सकता। हाँ, वरना नहीं वो पसंद का जानवर नहीं होगा। अच्छा जी, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमने जी आपको शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल भी दिखानी है, क्योंकि ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जानवरों की कीमतें क्या हैं, वो जाने से पहले हम इसलिए आपको बता देते कि आपकी जेब में उतने पैसे हों जब आप जाएं, या खैर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन दी, नोट ठीक लेके जाएं, ये ना वहाँ जाके आपको परेशानी हो जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। रूडा जो कि जदीद मंसूबा है, कारोबारी और रिहायशी सहूलियात का ज़ामिन है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट की तकमील का काम तेज़ी से जारी है। ये नया शहर बाय द वे जो है वो बनाया जा रहा है, सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं जी, CEO रूडा जो हैं उन्होंने आला अफसरानों ने ब्रीफिंग दी है और मॉडल विलेज नित कला में शोबा कमर्शियल को 30 जून तक काम मुकम्मल करने की तैयार। बहुत तेज़ी से काम यहाँ पर जारी है। कमर्शियल एरिया इनका लहदा से है, रिहायशी एरिया लहदा से है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली नॉर्मली ऐसा होता है जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा होता है ना, उससे बरक्स होता है, बट ये रियलिटी है। आमिर भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये एक नया शहर की ज़रूरत थी। जब एक शहर में आबादी बढ़ जाए तो आप साथ नया शहर बसा लें। अच्छा किया इसका नाम रावी अर्बन, वो रावी रखा इसका नाम, रोडा जिसको बोलते हैं। अब मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा किया। इसको रावी सिटी के नाम से ही जानना चाहिए और बोलना चाहिए। ये लाहौर का हिस्सा नहीं है और मैं आपको बता दूं, यहाँ के रहने वाले लाहौर का हिस्सा बनना भी नहीं चाहेंगे। जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है और जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, जिस तरह इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराई जा रही है मुख्तलिफ महकमों की, वो ट्रेमेंडस है। मैंने हर पहले काम जो कहते हैं ना प्लानिंग के तहत हो रहा है, जिसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक दफा मिसाल दी थी, मैं अभी दोबारा देता हूँ कि एक ऐसे हुकूमती अहलकार की फर्नेस को पकड़ा इन्होंने जिसको शायद इस वक्त हाथ डालने का कोई सोच भी ना सके, तो पकड़ ली ना उन्होंने। अब अगर आप ये करेंगे, और मैं ये जो खबर थी मेरे पास, तो उसमें मैं देख रहा था कि जो बैराज बनाया जाएगा उसमें 59 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो शायद वो स्टोर होगा। बड़ा आपका 59 बिलियन बिलियन लीटर तो कितना बड़ा आपका मसला हल होगा। अच्छा, ये मसला सिर्फ उनका हल नहीं होना, लाहौर का भी हल होगा, नो डाउट। क्योंकि ये जो पानी खड़ा होएगा, ये सिपरा सब जानते हैं कि हमारे देहात में क्या होता था, छप्पर होते थे, उससे बहुत सारी आबी हयात जिंदा बनती थी, पलती थी। हमारे जानवरों के लिए फ्री में पानी दस्तयाब होता था, आपको ट्यूबवेल चला के पानी नहीं पिलाना पड़ता था, और उसी से आपका ज़मीन का ग्राउंड लेवल वाटर जो है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं, वो बहाल रहता था। इस तरह के प्रोजेक्ट तो लाहौर के चारों कोनों में होने चाहिए थे, जहाँ पे बैराज बनते, पानी को रोका जाता ताकि पानी का लेवल जो है वो अप होता। हम नहीं कर सके। हम आज भी जो स्टोरेज बना रहे हैं पानी की, पुख्ता स्टोरेज बना रहे हैं। जिस दिन वो लीक होगी उस दिन बताऊँगा क्या होगा। लेकिन रोडा सही उस पे जा रहा है, ट्रैक पे। अल्लाह करे इससे अकल ली जाए और LDA और ये आपका PHA और ये आपका जितने अदारे हैं बंद करके इसका इंतजाम रोडा को दे देना। मैं तो हमेशा कहता हूँ लाहौर वालों का इंतजाम रोडा को दे देना। LDA PHA ये आपका जो जितने भी अदारे इस तरह के हैं, मसलन आपका वो जो कौन सा अदारा है सिपरा साहब जरा इशारे शुरे भेजता है, टीपा क्या काम। आप अपने दफ्तर से बाहर निकले, आप इशारा देखें, बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ क्या, वो एक दफा बंद हो जाए तो मैं खड़ी होकर रहती हूँ, ये कब खुलेगा। उसके बल्ब जले हुए हैं और पता नहीं कब से, जब से हमारा हाफिज तब के जले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। किसी ने ठीक किया आके, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल ऐसे। ये जब ये अदारे काम ही नहीं कर रहे तो ये अदारे रोडा को दे देने चाहिए, काम हो जाएगा ठीक। महबूब बूटी डंपिंग साइट का अगर आपने कभी विजिट किया हो तो वो एक पहाड़नुमा सा उन्होंने बना दिया है, उसके नीचे सारा कूड़ा है और वो जो वहाँ स्मेल थी अब उसका नामो निशान नहीं। और रूडा की प्लानिंग ये है कि वहाँ पर एक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसको ना एक फैमिलीज के लिए ऐसा पॉइंट बना रहे हैं, वो पहाड़नुमा जगह पर ऊपर सारी एक्टिविटीज। कितना जबरदस्त वो जगह है, देखिए बहुत जबरदस्त होगा। देखिए वो लाहौर की एंट्रेंस, और उसके बाद जब रिंग रोड हम लेते थे तो वो बड़ा बुरा असर पड़ता था 4-5 किलोमीटर के बाद। इवन बहुत सारे लोगों को एसी वहाँ बंद करना पड़ते थे, उसकी वजह से ज्यादा होता था। लेकिन अब जब गुजर होता है तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, जब लाहौर की एंट्रेंस और एग्जिट, रिंग रोड तो अब एंट्रेंस एग्जिट ही रह गई है। जो फैमिलीज आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, उनको अगर अच्छी तफरी वहाँ मुयस्सर होगी, जो मीनार पाकिस्तान, शाही किला, बादशाही मस्जिद आते हैं वो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे, बिल्कुल वो वहाँ देखने जाएंगे। एक सियाहती आपका ऐसा मरकज़ बन जाएगा कि ना सिर्फ रेवेन्यू का वो ज़रिया बनेगा बल्कि पब्लिक का उस तरफ जाना भी होगा। लेकिन वो इलाका, उसमें सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। वो ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको सिक्योरिटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बच्चे, फैमिलीज़ उस वक्त वहाँ जाएंगे जब आप लेफ़्ट राइट में जितने विलेजेस हैं, जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पे देखेंगे तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये शादबाग का आपने अंडरपास क्रॉस करना है तो उसके दोनों अतराफ में रिंग रोड की तरफ से ये बनता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, आपने रूडा का जिक्र किया, ये तो एक शहर के अंदर इतना बड़ा शहर आबाद होना है कि पत्नी कब आबाद होगा, पत्नी हम देख भी पाएंगे कि नहीं पाए होंगे। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि बड़ी तेजी से लोग वहाँ पे मकान जब बनाने कितने फेज तो मुकम्मल भी हो गया ना, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी कमर्शियल वो आपके लाहौर का एक नया फेस होगा।
वो भी आपकी एंट्री है, बिल्कुल आपने ठीक है ना। आपकी दोनों एंट्रीज जो हैं वो फिर वहाँ से आप उसी से आपकी मुंसलिक हो जाएंगी। मेरे ख्याल में आप वाघा वाली साइड पे हमारे पास जगह ख़त्म होगी। रायवन रोड भी सारा सोसाइटीज़ ने कवर कर लिया हुआ है। इधर मुल्तान रोड हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर आपके लाहौर की हदूद ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाता है। यही एरिया बचा था जिसके अंदर आप इस चीज़ की डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में रिहायशी, कमर्शियल और इस तरह के जो हब्स बनाए जाते हैं। विजिट करना हुआ था मेरा, मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं सहाफियों को कहाँ पे वो है मैंने देखा है एक साइड पे पानी आप विजिट भी कर रहे हैं? हाँ, पानी में पड़ा था, प्लॉट नजर आ रहा था वो। यानी अभी तो वो पानी में नहीं, मुझे तो हवाओं में नजर आ रहा है। बट पानी का मसला खत्म हो गया, पानी का मसला खत्म। नहीं, वैसे ये संजीदा बुनियादों पर है आमिर भाई, होना चाहिए। देखिए सहाफियों को क्यों नहीं होना चाहिए, जब एक शहर है तो वहाँ पे खबर भी होगी और अखबार भी होगा, यानी फिर वहाँ पे खबर से मुंसलिक लोग भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये प्लान तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे। जिनके प्लॉट्स हैं उनको दे ताकि वो अपना घर बना लें। सच्ची बात है, हमें प्लॉट्स मिले थे, हमारा घर बन गए। हम चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं इनको भी प्लॉट्स मिले, ये भी अपना घर बना लें। लेकिन इसके साथ साथ मैं रोडा को मस्ट अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो इन्होंने अभी बात की, वो कूड़े को आपने जमा किया और वहाँ जंगल लगाना शुरू कर दिया। रोडा का फ़ायदा ये है कि हमने रायविंड रोड हो या बाकी रोड्स हो, वहाँ पर ग्रीन एरियाज को खत्म करके तेजी से ये लोग दरख्त लगा रहे हैं, कूड़े को खत्म करके तो वहाँ जंगल आबाद कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं। और दरख्त भी देसी किस्म के लगा रहे हैं, वलैती दरख्त नहीं लगा रहे, वो नेचर को करीब लाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में उस पार्क में हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम देखते हैं या नहीं देखते, जैसे सिपरा साहब ने कहा, हमारे बच्चे उस शहर को देखने जाया करेंगे जहाँ पर तोते टैंटें करेंगे, बुलबुलें चहचहाएंगी, चिड़ियाँ अपना शोर मचाएंगी और आपको हर किस्म के परिंदे वहाँ नजर आएंगे जिनको हम सिर्फ अब जू में देख सकते हैं, हम उसको वैसे देख नहीं सकते। बिल्कुल सही। फिलहाल तो यहाँ कुछ भी नहीं। हमें शहर लाहौर की बात करें तो आलूदगी जितनी हो चुकी है ना, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। ईद की आमद के साथ साथ मानसून की भी आमद है, तो ये तो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दफ्तर तक पहुंचना मुसलसल बारिश में, जनाब ये शो 10:05 पर होता है, पूरी टीम ने यहाँ पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचना है। इतने बुरे हालात होते हैं यहाँ दफ्तर के बाहर, पीको रोड से जब आपने आना होता है तो मैं तो ना मानसून में बस ये सुबह उठ के घंटा पहले देखना शुरू कर देती हूँ, बारिश अगर हो रही है तो कब निकलना है, कैसे निकलना है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में वबाले जान ये चीज़ें हैं जो जगह जगह से सड़कों की खुदाई हुई है। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत हर जगह पर हम देख रहे हैं कि काम हुआ, पाइप डाले, मशीनरी वहाँ से हटा दी गई है, कुछ पाइप भी वहाँ पे पड़े हैं और रोड आपका उखड़ा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता बारिश होती है, वो एक दलदल नुमा टाइप बन जाती है। शायद से प्रसाद बहुत खतरनाक है ये। देखें, डेवलपमेंट या तरक्याती काम होना है, इससे तो कोई नहीं कहता। इसको डेवलपमेंट कहते हैं वैसे माजरत के साथ? देखें, मैं कहता हूँ क्यों नहीं कहता। देखें, आप नई लाइनें बिछा रहे हैं, वैसे आपस की बात है, आपको क्यों नहीं लगता ये डेवलपमेंट है? नहीं, मैं कह रही हूँ डेवलपमेंट है, लेकिन शेयरिंग का काम पिछले 50 साल में नहीं था जो मरियम ने करवाया। आमिर भाई मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, आप तारीफें करें, आप रहने दे भाई, आपको तो आपको डेवलपमेंट नहीं आती है, क्योंकि जमीन के अंदर का काम है, आप करें, इसलिए लोग नहीं कराते थे कि जमीन के अंदर का काम है। कैसी तरक्की है कि आप सड़क उखाड़े और भाग का काम? आपने सिविल इंजीनियरिंग क्या करें? आप मरियम की तारीफें करना चाहते हैं, कर ले। मैं मैंने भी साफत करी, आपने भी वही पढ़ी है। सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने क्यों करनी है? आपको पता है मकान बनाते हुए हम कितना अर्सा उसको छोड़ते हैं ताकि वो अपनी जगह पे फर्श बैठ जाए? आपको इस बात का अंदाजा है? क्या जस्टिफिकेशन दे रही है? नहीं, जस्टिफिकेशन क्या? उसी दिन रोड नहीं घर के बाहर से सड़क उखाड़ रही है, कितना इंतजार करना है? आपके घर के बाहर से मैं गुजरा जुमेरात वाले दिन, जुमेरात वाले दिन गुजरा तो फुटपाथ बन रहे थे टॉपटाइल के साथ। अब मुझे बताओ, इन लोगों को वो सर 4 महीने हो गए, आपको बुजदार मुबारक जनाब, आपको बुजदार मुबारक। मुझे क्यों मुबारक भाई? आपको मुबारक, आप बुजदार के लिए तो लड़ रही हैं, आप सिर्फ बुजदार के लिए लड़ रही हैं, आपको बुजदार मुबारक। अच्छा चलो, मोहल्ले की लड़ाई छोड़ो, 4 महीने हम लोग शहर की बात कर लेते हैं। तुसी तो अपने घर की सड़क पे लड़न पाएगे हो। नहीं, आप उसमें आप बन रही है, मैं क्यों ना अपना शुक्र है पिछले 2 साल में नहीं बनी थी, 2 साल में नहीं बनी थी वो, 4 महीने में अब बन रही है वो। मेरे सर पे फुटपाथ बन रहा है। आमिर भाई, और आप लोगों को आपके सर पे एहसान है, आपको बुजदार चाहिए, चीज का एहसान है, आपको बुजदार चाहिए। आमिर भाई प्लीज, आपको बुजदार चाहिए। नहीं, मुझे क्यों चाहिए? तो काम हो रहा है, चाहिए, काम हो रहा है, कहते काम क्यों हो रहा है? मैं राइट ये कैसी बात है यार?
मतलब छोड़ दे यार काम करना। आप बोलो यार, मैं खामोश हूँ। नहीं, आप मरियम की तारीफ आप बोले, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं काम की तारीफ करता हूँ हमेशा। चलिए मेरी बात सुने, डेवलपमेंट को आप और क्या कहते हैं, क्या होनी चाहिए? ये मुझे प्रोड्यूसर साहिबा का फोन आने लग गया। आ जाए प्रोड्यूसर साहिबा का फोन। मुझे ये बताएं कि आपका जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो ज़ेरे ज़मीन ही बिछनी है, तो वो उसके लिए क्या करें? क्या करें? खुदाई नहीं करें तो क्या करें? नहीं सिप्रा साहब, फिर आप उस खुदाई को 4 महीने छोड़ के आप देखो, ऐसे वो तो चले प्रोजेक्ट गए है ना, वो तो प्रोजेक्ट उसने कब और आप ये मुकम्मल कह होना रहे है। हैं कि अब ये MCL का काम अच्छा है, नहीं, आप NDA के अंडर देखो ना, नहीं है। आप लियाकत चौक से रख के खाड़क तक एक सड़क को तो ना लेना, आप पूरे शहर की बात करें। शहर में दफ्तर के मुख्तलिफ बाहर चले शहरों गए। पर ये अभी बना था रोड, दफ्तर को भी छोड़ दें। अभी रोड बना, आपकी- मैं अपने जहां से मैं गुजरती हूँ मैं वो छोड़ दूं, मैं मेरी ये बात छोड़ दूं, सुने। मैं क्या CM के घर के अच्छा, बाहर चले अभी जाऊं? रोड बना था, वहां सीवरेज बैठ गया, क्या करें? रोड पे आपने चलना है कि घरों में गंदा पानी दाखिल हो जाए, आपने उस पे जाना है? वो काम हो गया। मुझे बताएं, आपको रोड चाहिए कि सीवरेज चला चाहिए? जैन मदनी अच्छा, साहब आप देख पूरी लीजिएगा, बात सुने ना। आप इस आप मॉनसून में भी अपने घर की एक तो तस्वीरें ये जो भेज आपके एक ग्रोह है ना, वो सुनना नहीं पसंद करता। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, आप सुने तो सही ना पहले पूरी बात। आपने जिक्र किया कि ये 10 क्या कर रही है? अच्छा सुने तो सही, 10 मैं तो ब्रेक ले लूंगी आपने अगर कहा आप इतना नहीं, बड़ा ब्रेक ना इल्जाम ले लगाएंगे आप। मेरे आपने पे। कहा नहीं, ना, नहीं, आराम नहीं, से नहीं, यही मैं कर ब्रेक सकते ले हैं। लूंगी। मेरी बात सुने। अपने अल्फाज दोनों वापस ले, मैं ब्रेक में चली जाऊंगी। 10:05 पे पे आपने कहा 10:05 पे शो स्टार्ट होता है। अगर ये सीवरेज ना बिछाया जाए तो आप 10:05 पर ना सर, पहुंच मैं भी यहाँ हूँ, सके। अब आप भी यहाँ हैं। अगर मानसून की बारिशों में ये रोड ठीक ना हुआ तो फिर आप यहाँ पर ना बैठ जाएंगे। हो, वो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की? हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे? आपने सीवरेज डाल के यही मेरे सर बैठ पे के एहसान कर क्रिटिसाइज दिया, करें। पर मैं ये यहाँ कहता पर हूँ फिर कि टाइम पे ना पहुंच सकी तो मैं कौन ये कहता हूँ जिम्मेदार कि है? जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको होने दें। टाइम पे निकले घर से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं टाइम बाकी नहीं है मुझे इससे गर्ज के कौन करवा रहा है कौन नहीं कर आप रहा। अपने इल्जामात किससे- वापस ले लें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप सुन नहीं ना रही, आप सुन नहीं रही। आप सुने तो सही ना, एक बात तो सुने जो मुझे अच्छा, बताएं। क्या इल्जाम लगा गवर्नमेंट है? को नहीं ठहरे ठहरे नहीं, ठहर जाओ यार। गवर्नमेंट भैया आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या शौक से वो आपकी शाहराएं जो है उखाड़ देती है? मुझे बताएं क्यों? ये तो उखाड़ पैसा लगारी पूरा शहर उखड़ा है कि नहीं? चले, उखड़ा हुआ है, मैं आपकी बात सुन उखड़ा हुआ है तो किस बन भी लिए? तो रहा है पूरा शहर। ये पता नहीं कैसे ये बन रहा वही है शहर है जिस पर हम लोग लास्ट ईयर बैठ के बात कर रहे थे कि वासा ने 30 साल से अपना सिस्टम नहीं चेंज किया तो शहर बैठ जाता है ये सीवरेज। इंजीनियर साहब से भी एक नहीं, बात पूछिए, इंजीनियर सड़कें साहब को जहाँ छोड़ें। कारपेटिंग हुई है, इंजीनियर साहब को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना काम हो रहा है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, जो आपने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, मानसून सर पे है, सड़कें टूट जाएंगी, मजीद बैठ जाएंगी, ये जब आएगा वक्त, हम उस वक्त यहीं पे बैठ के आपके साथ इस गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि ये आपको बर वक्त शुरू करके इस टाइम पे मुकम्मल कर लेना चाहिए था बिफोर मानसून। ये आपका पॉइंट मुझे ये वाइंड है। अप की तरफ जाना है। बजट की आमद है, ये पैसे सारे इस्तेमाल हो जाएंगे लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के? हो जाएंगे, लेकिन उसमें फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर बच भी जाएं तो अगले बजट में उसी अगले स्कीम बजट के में अंदर रख चले दिया जाएंगे। जाता है। मानसून से पहले सड़कें जो काम आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कंप्लीट मानसून हो 15 जाएगा। जुलाई से शुरू होती है, 15 जुलाई से तक खत्म हो जाएगा। चलिए लेट्स सी, हमने यहीं पे बैठना है, यहीं पे शो करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो जरूर हम ये चीजें आपके साथ शेयर भी करेंगे, इनके इल्जामात का जवाब भी देंगे और इनसे पूछेंगे ये दफ्तर कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि इन्होंने भी मेरे साथ टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। फिलहाल जो आज आप दोनों ने किया ना, पेयर बना के मेरे पे हमला, इसका जवाब भी मैं इंशाल्लाह आगे जरूर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं उन खुश नसीबों की जो कि हज की सादत हासिल करने के लिए बहुत सारे आज़मीन जा चुके हैं और कुछ प्राइवेट फ्लाइट का सिलसिला अभी भी जारी है जी। सो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ ये कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, तमाम लोग ये फरीज़ा हज बहुत ही आसानी से और खुश उसलूबी से सर अंजाम दे सकें। मराहिल नो डाउट ये बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वेदर कंडीशन अगर वहाँ की देखें, बट आपके लिए आसानी हो जाती है अगर आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड करके भेजते। और अगर आप पहले उन लोगों के साथ जा चुके हैं जो जा रहे हैं जो पहले भी हज की सादत हासिल कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपके ट्रैवल एजेंट का रोल इसमें बहुत अहम होता है। अगर टाइम पे सब चीज़ें आपकी हो जाएं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। आपकी तमाम इबादत के जितने भी मराहिल हैं उसमें आसानी हो जाती है। अच्छा जी, वो लोग जिन्होंने भी जाना है या जो जा चुके हैं, जब भी बाहर जाएँ मनासिक हज के अदायगी के लिए, हम अक्सर देखते हैं हम गैर ज़रूरी सामान साथ उठा लेते हैं, अक्सर चीज़ें हमारी मिसप्लेस हो जाती हैं, तो इस झंझट में हमें नहीं पड़ना। हम आपको बता देते हैं आज के शो में कि कौन कौन सा ज़रूरी सामान आपको पहले तो यहाँ से लेके जाना चाहिए था। अगर ज़्यादा ले गए हैं तो उसको मैनेज आपने कैसे करना है, एयरपोर्ट पर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, फिर अगर आप वापसी आ रहे हैं हज की सादत हासिल करने के बाद तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। खुदा न
खास्ता अगर आपको वहाँ पर जो सरकारी हज पे गए हैं कोई आपकी बस वगैरह मिस हो जाती है, आप अपने ग्रुप से इधर उधर हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है। और हाँ, यहाँ मैं वो आमिर वाला वाक़या ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर आप सब लोगों ने देखा होगा। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है, मोजज़ा है, इससे बड़ी बात मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या हो सकती है। ये है अल्लाह ताला की मर्जी, ये है अल्लाह ताला की चाहत, ये है अल्लाह ताला बताता है कि जहाँ पर मैं हूँ। वो तो पहले खुश नसीब है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हज की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो ख़ास बंदा था जिसको अल्लाह ताला ने चुन रखा था और उसने वहाँ पे पहुँचना ही था। जो बाकी सब लोग भी जा रही हैं, पहुँच रहे हैं, खैर से पहुँचे। हमारे साथ हेड ऑफ ट्रैवल 92 नवीद मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब, ये अपनी नौयत का एक अनोखा सा वाक़या था, हैरान कुन वाक़या था। तो मैं पहले थोड़ा सा इस पर आपका एक कॉमेंट चाहूँगी, हैरान तो आप भी हुए होंगे। एग्जैक्टली देखें, ये बात वही है कि जब बुलावा आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता आपको। उसके लिए आप कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ कितने भी उसमें मामला ख़राब हो जाएं, मगर जब जाना है तो जाना है। जब बुलावा आ गया अल्लाह की तरफ से तो फिर आप पहुंच जाते हैं। और ये वाज़ेह मिसाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना इतना पैसा तो नहीं जा सकते और हैं। देखें कि जहाज़ भी छोड़ के चला गया और 2 दफ़ा कुछ भी, यानी कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बंदा फिर चला जाएगा। मगर वही बात है कि बुलावा आ गया, छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज थे उसके सिर्फ निकाल रहे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कभी नाम में कुछ उसमें इश्यूज आ रहा था, कभी और मसला भी आ रहा था। तो देखें जहाज़ जाता था फिर वापस आता था, तो यही हो रहा था उसके साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बात है। और उसका हज तो देखें, अच्छा, कभी पहले इस तरह को कोई वाक़या नहीं, कभी नहीं, ना सुना भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम ही एक अपनी नौयत का नया वाक़या था। आम जो फ्लाइट्स जाती हैं कभी उनमें भी ये वाक़या नहीं हुआ। देखें जो जा रहे हैं कोई इशू नहीं आया कि खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब ना हो जाए, कोई और उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अदरवाइज तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि वो हर तरह से अपना फिजिकली मेंटली फिट इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जहाज जब उड़ान भरता है तो ऑब्वियसली कोई फिटनेस टीम उसका पूरा मुआयना करके फिर जाने की परमिशन देती है ना, इसलिए कभी हमने इस नौयत का वाक़या देखा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पूरा, वो हर चीज़ को चेक करता है, वेरीफाई करता है, फिर ही वो उसको जो है कोई इजाज़त देते हैं जाने के लिए। मगर देखिए वो जहाज़ गया फिर वापस आ गया है, क्योंकि उस बंदे का जाना था उसमें, उस बंदे ने पहुंचना था वहां की, फ्लाइट भी लास्ट चल रही थी वहां से ना ऐसे ही है उनकी, तो वो जाना था उस बंदे ने। तो अल्लाह ताला की कुदरत से फिर आप कैसे जी इनकार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हुजाजे कराम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अभी फ्लाइट्स जो जा रही हैं प्राइवेट है, सरकारी तो जा चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके मसाइल का अमूमी तौर पर किस तरह के मसाइल देखने में आते हैं? सबसे पहले तो ये जो खुशकिस्मत खुश नसीब जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उनका हज कबूल, इबादत कबूल फरमाएं। और बाकी इसके अलावा देखें, अभी लास्ट फ्लाइट 1 जून को जाएगी, 1 जून में लास्ट फ्लाइट जाएगी। हम यही दरख्वास्त करते हैं सबसे कि ये जो है ना हज जो होता है ना, वो रूहानी के साथ साथ जिस्मानी हज भी होता है। इतनी मुशक्क़त होती है वहाँ पे आपकी, इतने आपको जो है ना वो सख्त होता है, स्पेशली गर्मियों के जो हज अभी चल रहे हैं आजकल। तो उसके लिए गुजारिश यही होती है कि एक तो आप अपने फूड का बड़ा ख्याल रखें, लाइट फूड आप अपना यूज़ करें। अच्छा। जिससे आपको देखें कोई स्टमक की प्रॉब्लम ना आए, कुछ और इश्यूज ना ऐसे आए। तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। पानी आपने साथ जाने से पहले आप एक अपनी चेकलिस्ट बनाएं, आप लाजमी उसमें आप चीज़ें अपनी डेली बेसिस पे वेरीफाई करें कि मैंने ये भी कंप्लीट कर ली, या ये रह गई तो कंप्लीट करूं। क्योंकि आप अगर ज़ुबानी याद रखेंगे तो आप रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ रह जाएगा। चेकलिस्ट ज़रूर बनाएं आप अपनी, उसमें अपनी चीज़ों का वेरीफाई करें और कम से कम ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो आपके लिए यूज ऐसा है वहाँ पर। अब देखिए ना, कुछ लोग कपड़े इतने बेतहाशा उठा लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर आपके लिए सामान को हल्का फुल्का सा रखें, अपने साथ मेडिसिन ज़रूरी लाजमी रखें, और अपने सामान का बहुत ख्याल रखना है आपने। क्योंकि लाखों लोग देखिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपके अपने बैग पे निशानी कोई ऐसी होनी चाहिए जो आपको इजीली आप उसको पहचान लें, आपको टैग लगाएं उस पर। और अपना ज़रूरी सामान जो आपने, जो आपकी वेस्ट बेल्ट होती है जो हम उसको बांधते हैं अपना कमर पे, बैग जो होता है, पाउच जो होता है, उसमें अपना जरूरी सामान रखें। पासपोर्ट रखें, अपनी करेंसी रखें, आप उसमें अपने मेडिसिन ज़रूरी रखें। पासपोर्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट आपका गुम हो गया खुदा ना खास्ता, तो हज के बाद जो आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे वो आपको काफ़ी परेशान करेगी। ठीक है, तो बेहतर है कि अपने यही जो वेस्ट बेल्ट मैंने बताई उसमें आप अपनी ज़रूरी चीज़ें साथ साथ रखें। और ख्याल रखें, पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, क्योंकि गर्मी में हज है
और डिहाइड्रेशन होती है वहाँ पे, गर्मी वैसे ही बहुत है वहाँ पे, आप खुले मैदानों में फिर जब आप सफ़र करते हैं जी तो उसके लिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सही। तो कितना हेल्पफुल होता है अगर आपके ट्रैवल एजेंट ने तमाम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपकी बस मिस हो गई है या आप ग्रुप से इधर उधर हो गए हैं तो फिर कैसे मैनेज करना है? अच्छा देखिए, ट्रैवल एजेंट का रोल बहुत अहम होता है, वो आपको पहले गाइड कर देता है हर तरह से, मगर उसके बाद से आपने अपना ख्याल इस तरह से रखना है कि आपने जो आपका मौलम है, जो आपका हेड है, उसके साथ में इन टच रहना हर तरह से। ठीक है। लोग अब आप ऐप्स बन गई हुई हैं, उनमें आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रहते हैं, आपको उसमें रास्ता भी आ रहा है, आपको हर चीज़ से पता चल रही है। अगर खुदा ना खास्ता आपका ऐसा मिसहैप हो गया तो आप अपने मोबाइल के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, उस ऐप के थ्रू रहें, अपने हेड के साथ रहें, इन टच रहें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएंगी। वहाँ पे लाखों का मजमा है वहाँ पे, उसमें अगर आपकी कोई चीज़ गुम होगी, आप गुम होगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। सही बात। अदरवाइज वहाँ गाइड तो कर रहे हैं मगर इतने बड़े मजमे में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो अपना खुद भी रहें और दूसरों को भी साथ में अपने रखें कि ताकि उनको भी आप रास्ता दिखा दें। कई एजिड अफराद होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एरिया से आते हैं लोग जो नहीं ऐप प्रॉपर यूज कर सकते, तो एटलीस्ट ये भी आपका एक स्वाब है वहाँ पे। नवीद साहब, पिक्चर्स वगैरह लेने पे पाबंदी है? पिक्चर्स आप ले लेते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर पिक्चर ले लेते हैं वहाँ पे। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश करते सुन रहे थे ना कि अब आप हरम के अंदर नहीं। हाँ जी, वो थोड़ी सी वो करते हैं, अगर वो देखे लोग कर लेते रहते हैं पिक्चर, वो देख लेते हैं तो मना करते हैं, अगर नहीं देखा किसी को तो पिक्चर ले लेते हैं वो। सही। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, बच्चों को लेके जाने पे पाबंदी है ऑब्वियसली। इस तरह की अगर आप खुसूसी नियत इबादत की जा रहे हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इतने मजमे में बच्चों को संभालना किस एज तक जो है वो नेचुरल बात है, 12 साल तक की पाबंदी। देखिए नेचुरल बात है, बच्चों के साथ आप उस तरह से इबादत तो कर नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा। आप यहाँ बच्चे संभाल लेंगे या आप अपनी इबादत करेंगे, तो अगर तो आप इबादत इसी के लिए जा रहे हैं स्पेशली, जो कि होती यही है, तो बेहतर है कि फिर आप खुद से करें। ये बच्चों को अगर बड़े हैं तो फिर आप साथ ले जाएं, अदरवाइज वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी थोड़ी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपका जितने भी आप हज के मनासिक अदा कर रहे हैं उस पर कोई आपको ज़रूरी सामान ऐसा रिकमेंड करेंगे जो आप साथ लाजमी रखें, आपके पासपोर्ट के अलावा कुछ और? मेरा यही कहना कि आपके पास जो है ना वो मेडिसिन लाजमी होनी चाहिए। मेडिसिन आप ज़रूर रखें अपने साथ में, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको किन प्रॉब्लम्स में आपको मेडिसिन यूज़ करते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, कोई भी आपको इश्यूज हैं तो आप मेडिसिन वो साथ लाजमी रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। उसके लिए आप लाजमी वो कुछ ऐसा अपना लिक्विड रखें पास में कि आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। बाकी पासपोर्ट का आपने ख्याल जरूर रखना अपना, वही करेंसी का ख्याल जरूर रखना। सरकारी हज और प्राइवेट हज की कोई बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए सरकारी हज तो कोई 11 लाख तक का होता है, जो प्राइवेट हज है वो 15 लाख से स्टार्ट होके फिर वो तो 30 लाख 35 लाख तक होता है। सहूलियात भी उतनी होती है? सहूलियात जहर उनको ज़्यादा मिलती हैं। दूसरा ये कि इस दफ़ा तो प्राइवेट हज जो वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि 89,000 का कोटा था, 67,000 लोग नहीं जा रहे, 23,000 लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ कर गए हैं कुछ करेंगे, जिसकी वजह से कुछ ये प्रॉब्लम्स आई थी पेमेंट्स की सऊदीया के साथ, वेंडर्स की, हमारी गवर्नमेंट की पेमेंट शेड्यूल तय करते करते इन्होंने 67,000 का कोटा बंद करवा दिया अपना। अच्छा। और जो लोग पेमेंट दे चुके थे प्राइवेट इनको ट्रैवल एजेंट्स को, वो बेचारे इस दफ़ा हज नहीं कर पा रहे। कुछ रजाकार भी आपको हज के दौरान मिल जाते हैं ना, कोई आपकी हेल्प कर देते हैं अगर कोई बीमार हो गया, वहाँ कैंप्स वगैरह क्या खुसूसी लगा दिए जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 5,000 का कोटा होता है गवर्नमेंट का, वो भेजते हैं लोगों को ना, तो उसमें काफ़ी सारे ये भी जाते हैं, रजाकार भी जाते हैं और ये ड्यूटीज़ देते हैं वहाँ जाके, वो आपको गाइड करते हैं प्रॉपर तौर पे वहाँ पे। उनके साथ भी रब्ता रखना ज़रूरी होता है इनके लिए, ताकि किसी भी मुश्किल में वो आपके काम आ सकें। सही हो गया। वो लोग जो कि हज की सआदत हासिल करके वापस आएंगे, एयरपोर्ट पे वापसी पे भी आपको सामान की उस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह के वाक़यात हो सकते हैं जिनसे हमने बचना है? देखिए आते हुए आपने अपने सामान के लिए जो पैकिंग करते हैं, तो एक तो आपको बड़ी अच्छी उसकी पैकिंग करनी चाहिए, वहाँ से रैप करवा लें आप, उसके प्लास्टिक का रैप करवा लें, क्योंकि सामान जो है जब एक दफ़ा वहाँ से आ गया यहाँ पे गिरता है, उठाते हैं, फेंकते हैं, मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरा एक और गुजारिश है कि जो हाजी साहबान आते हैं ना, उन्होंने घर पे ही होता है बाद में, तो जो एयरपोर्ट पे रश होता है ना, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है लेने वालों को भी। बहुत अगर एक आए हैं तो उनको लेने के लिए कोई 30 से 35 लोग। साहब आपको नहीं पता, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं लेने आए फलाना बंदा, मगर ये काफी ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस भी होती है। जो दूसरे ट्रैवलर जा रहे होते हैं, किसी कहीं की उनकी फ्लाइट्स हैं, उन्हें पार्किंग नहीं मिलती, उन्हें रास्ता नहीं मिलता, तो
इसके लिए भी थोड़ी इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, अपने सामान का भी ख्याल रखना है, और पासपोर्ट का आपने लाजमी वापसी आते हुए भी एयरपोर्ट पे आपका 100% पासपोर्ट अगर आपका गुम हो गया तो आपको आने के लिए 3-4 दिन का वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसके लिए, सही। उसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। चलिए जी, इन चीज़ों का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है और हमें प्लीज़ अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच नवीद मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको मिलवाने वाले हैं पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस लाहौर की तालिबात से, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। दुनिया भर में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। 22 ममालिक के 50,000 तलबा तालिबात ने शुमाली कब्रिस में मुनक्किद होने वाले टेक्नो फेस्ट मुकाबले में हिस्सा लिया। इतने ज़बरदस्त मुकाबले में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से इन्हें खुसूसी ट्रॉफी से भी नवाजा गया। इन्होंने किया क्या जी, अस्मा फातिमा है और अनाया खान, जिन्होंने इंसानी जज्बात को जांचने के लिए आला इजाद करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये हैरान कर देने वाली बच्चियां हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं, इनको वेलकम कहेंगे जी। अस्मा फातिमा, अनाया खान और गोहर खुर्शीद, जो कि इनकी टीचर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। सबसे पहले टीचर से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि रोल नो डाउट आपका लीडर जो होता है उसका बहुत अहम होता है, कैसे इनको ये ख्याल आया कि इन्होंने कुछ ऐसा करना है? अच्छा, थैंक यू सो मच। पहले तो हमें शो पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी टैगलाइन ही है स्पीकिंग माइंड्स। जैसे कि आपको स्पीकिंग माइंड्स के नाम से ही पता लग रहा है कि हमने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो ऐसे लोग जो क्वाड्रिप्लेजिक्स यानी कि पैरालाइज्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो लिंगुअली डिसऑर्डर्स जो हैं, या फिर जो कोमा में हैं बहुत लंबे अरसे दराज से, लेकिन वो बात नहीं कर पाते बट उनका ब्रेन काम कर रहा है, उसको सेंस करने के लिए, उन इमोशंस को रियल लाइफ ट्रैक करने के लिए हमने एक गैजेट बनाया। इसका आइडिया इस तरह से आया कि बहुत सारी अराउंड 3.3 मिलियन लोग, अगर आप देखें तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगी कि 3.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इन बीमारियों में मुब्तला हैं, यानी कि वो इन कंडीशंस में हैं, वो अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी इमोशंस को कन्वे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर एक बाप है, उसके सामने उसकी औलाद की कोई कंडीशन चल रही है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सैड, वो स्ट्रेस्ड है, वो एंजाइटी में है, तो उसको रियल लाइफ ट्रैक करने के लिए हमने ये गैजेट बनाया है, जिसको फैमिली मेम्बर्स फ़ौरन से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है राइट नाउ इस सर्टेन सिचुएशन। सही। इसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अस्मा, फर्स्ट स्टेप क्या था, किस तरह से फिर इस पे काम किया? हमने पहले प्रोजेक्ट की एक समरी बनाई, अपनी आउटलाइन बनाई कि हम किस स्टेप से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। फिर हमने अपने मटेरियल्स की लिस्ट बनाई और उसमें हमें एक हर्डल फेस करना पड़ा था, जो कि था हमने इसमें जो सेंसर्स यूज़ करने थे, जिन्होंने ब्रेन वेव्स को एनालाइज करना था डाटा को और उसे ऐप के ऊपर बताना था, वो सेंसर्स हैं EEG इलेक्ट्रोड्स। अब वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, तो हमने उन्हें इम्पोर्ट कराया और इम्पोर्ट करने में नियरली हमें 1 मंथ लगा। और फिर असेंबलिंग की हमने एडवाइज़र के साथ मिलकर, मतलब विद इन वीक्स, चंद हफ्तों के अंदर। तो फिर असेंबलिंग के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ किया, इसकी हमने एक्यूरेसी टेस्ट की, ऑथेंटिसिटी चेक की इसकी, और फिर इसे हमने फाइनलाइज़ किया। ठीक। अनाया, आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया? मैं इनकी मेंबर थी, तो ऑब्वियसली मिस ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, हमें गाइड किया, और मैं इनकी मेंबर हाँ जी, ये तो साथ साथ फिर इनके काम करती रही। मुझे बताइए कितनी देर का ये प्रोजेक्ट था, कितने अरसे में इसको कंप्लीट किया? हमें 6 to 7 मंथ्स लगे हैं इसके समरी डॉक्यूमेंटेशन में, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने राउंड्स को पास कर लेते हैं, क्योंकि इसके 3 राउंड्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है लाइव ज्यूरी के साथ, और थर्ड में आप फिजिकली जाते हो जिस भी कंट्री में वो टेक्नोफेस्ट पर हेल्ड हो रहा है। तो फिर हमने तीनों को पास किया और हमें 7 मंथ्स। और टीचर का रोल आपके साथ साथ रहा? जी, सही। मुझे ये बता दें कि मुश्किल तरीन मरहला क्या था इसमें, जो आपको लग रहा हो कि अच्छा कहीं पर आके आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं यहाँ पर हमें मुश्किल हो सकती है? वो हमें तभी मुश्किल हुई थी, हम थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे जब हमने देखा कि पाकिस्तान में नहीं थे इलेक्ट्रोड्स। लेकिन फिर थैंकफुली हमारे पास टाइम था, थोड़ा सा, मतलब उतना टाइम था जितना ये इंपोर्ट हो सकते थे और हम असेंबल कर सकते थे। तो हमने असेंबल किया और फिर बस प्रोजेक्ट हमारा बन गया। आइडिया बड़ा अच्छा है। जब स्टूडेंट्स इस तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ कुछ देते हैं, तो मेरे ख्याल से टीचर्स खुद बड़ा हैरान हो जाते होंगे कि भाई हमारे स्टूडेंट्स के पास बड़े ज़बरदस्त क्रिएटिव आइडियाज़ है और इन पर काम करने की ज़रूरत है। कैसा टैलेंट देखती हैं अपने स्टूडेंट्स में आप?
मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जैसे हम लोग एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से होके आए हैं और वहाँ पे 22 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे, तो हमने जब वहाँ पे उनका काम देखा या मैंने एज एन एडवाइज़र जब वहाँ पे उनका काम देखा है, तो जिस लेवल पे आईटी के सेक्टर में और साइंस के सेक्टर में काम हो रहा है, वो काम ट्रस्ट मी कि हमारे पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अब अवेयर है। जैसे अक्सर पहले आपको पता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है वाला ट्रेंड होता था, अब अंदर आईटी भी उस रेस में आ गया है। तो हमारे बच्चे इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको प्रमोट करना और उसको एक पुश, उसको पॉलिश करना जो हम एडवाइज़र्स का काम है, वो जब हमारे बच्चों के साथ मिलता रहेगा और हम लोग वंडर्स कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अनाया, जब इस कंपटीशन में गई तो क्या फीलिंग्स थी? पता था कि आप विन कर लेंगी? हाँ, तो किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में ये ट्रॉफी लिखी हुई थी, बस हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमें लगा था कि हम कोई 4th रनर अप में आएंगे, तो अल्लाह ताला ने फर्स्ट दिया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये ना सिर्फ आपको बल्कि पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। आप सोच रही थी कि आप फर्स्ट पे आ जाएंगी और आप इतनी कामयाबी मिलेगी आपको? हम पहले तो हमें कोई इस तरह मतलब नहीं था, इस तरह से हमने नहीं सोचा हुआ था। लेकिन जब हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी ना, तो हुआ क्या कि जो प्रेजेंटेशन करके पहले टीम्स निकली, उनका बच्चों का मूड काफ़ी सैड था और कुछ रो कर भी निकले थे, क्योंकि जो जूरी थी वो इस पर सख्त थी और वो मतलब ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जब हम गए, हम वेल प्रिपेयर्ड थे पिछले 7 मंथ से, क्योंकि हमने हर राउंड के लिए तैयारी की थी दोनों पार्टनर्स ने। और फिर हम जूरी में गए, वहाँ पर हमने उनके हर क्वेश्चन का आंसर दिया। तो जब हम बाहर निकले तब हमें थोड़ा सा मतलब फील आई कि हम आ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी पोजीशन पर। और फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट्स अनाउंस हुए और वो भी हमें उन्हीं टीम्स ने आकर बताया जो रोक निकल रही थी कि आप फर्स्ट हैं। ओह वाह, अच्छा। मुझे ये बता दें, बाकी जो लोग थे उनका काम देख के कुछ इंस्पिरेशन मिली, कुछ सीखना, कुछ नया आइडिया आया कि आप कुछ और भी करना? हम अपनी कैटेगरी में काफ़ी घूमे थे। जो सोशल इनोवेशन थी हमारे खासतौर पर मिडिल स्कूल में, क्योंकि हम मिडिल कैटेगरी में थे, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स देख के हम थोड़ा सा पहले नर्वस हुए थे कि ये तो काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल के लग रहे हैं। लेकिन जो हमारी टीचर ने गौर से देखा और हमें बताया, तो जो हमारी कैटेगरी थी वो थी सोशल इनोवेशन कैटेगरी, जिसमें ह्यूमैनिटी से लिंक करना था अपने प्रोजेक्ट को। तो वो जो सारे प्रोजेक्ट्स थे वो ज़्यादा ही कोडिंग बेस्ड या इस तरह से चले गए थे, ह्यूमैनिटी बेस्ड इतने नहीं थे। मतलब उन्होंने अपनी कैटेगरी को समझा नहीं था, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था हमारी डिवाइस के लिए, जो कि इमोशंस रीडर गैजेट फॉर कोडेड प्रोजेक्ट्स थी। स्कूल का रोल क्या होता है, आपके टीचर का रोल क्या होता है? इस तरह के माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट्स को आपने जब पॉलिश करना होता है तो क्या समझती हैं कि क्या रोल होता है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि सिर्फ हमारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पाक टेक मारिफ जैसा आपने इंट्रोड्यूस कराया, तो हम लोग अपने बच्चों को इस तरह के डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स को ढूंढ के ला के देते हैं और उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं अभी से, उनकी अर्ली स्टेजेस से, कि वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। स्कूल का रोल ये होता है कि जैसे बच्चा आपके पास एक रॉ आइडिया लेके आया है, आपने उनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करनी है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और वहाँ पे उनको अपेयर होने में हेल्प करनी है। और फिर लेटर ऑन जैसे उनकी प्रेजेंटेशन या उनके राउंड्स क्लियर होते जाते हैं, तो बस उसमें हमारे स्कूल ने तो हमें फ्रॉम द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टेप टिल लास्ट प्रेजेंटेशन के स्टेप तक और हमें टर्की पहुँचाने तक, और ये नॉर्दर्न साइप्रस में था इस साल, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे पहुँचाना, वो अरेंज कराना, तो ये स्कूल का इसमें ये रोल था कि सारी डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प किया। ठीक है, टर्की के प्रेसिडेंट ने आपको जो है वो अवार्ड से नवाजा, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? फीलिंग्स तो बहुत अच्छी थी। हमें हमारी टीचर ने बताया कि आज फर्स्ट पोजीशन की सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है और ऑन द बिग स्टेज, वो जो मेन सेंट्रल स्टेज थी पूरे फेस्टिवल की, तो वहाँ पर हमारे सामने थाउजेंड्स में लोग गैदर हुए थे सिर्फ प्रेसिडेंट को देखने। और हमारे लिए ये मोमेंट थी कि हम उनके हाथों से प्राइज़ रिसीव कर रहे थे और हम उनके साथ स्टेज पर खड़े, हमारी पिक्चर उनके साथ हुई, कुछ क्लिप्स भी थे हमारे पास। तो बहुत ही प्राउड फीलिंग थी और कंट्री को रिप्रेजेंट करना भी बहुत अच्छा लगा। नो डाउट। स्कूल से जब आप प्रेजेंट लेके वापस आए तो स्कूल में तो बड़ा ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट होना है ना सेलिब्रेशन का? जी, पहले तो हम घर गए, अम्मा से फरमाइशें की थी कि अम्मा ये खाना बनाना, ये खाना है। तो पहले घर गए, बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान को नेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना। इर्द गिर्द कोई पाकिस्तानी नहीं, सारे टर्किश लोग, और बीच में सिर्फ आप पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी फ्लैग। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर उन्होंने, हम जब स्कूल आए, उन्होंने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, वार्म वेलकम किया कि हमने बोला अब पैसे पूरे हो गए। मोटिवेशन तो होती है ना कि आप आगे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी,
एक कामयाबी के बाद अब प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, अब आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, हम दोनों रिसर्च भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और हम इसी तरीके से मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स ही सोच रहे हैं अपने एडवाइज़र के साथ मिलकर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एडवाइज़र फार्मासिस्ट हैं तो ये हमें मेडिकल फील्ड से हेल्प कर देती हैं, और हम दोनों के फादर्स का बैकग्राउंड आईटी से रिलेटेड है, सीए, और उसके फादर इंजीनियर, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। चलें जी, गुड लक, इसी तरह से आप कामयाबियाँ हासिल करते रहें और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, हर सांस जिंदगी का पैगाम है, फिर क्यों हम धुएं में जिंदगी को दफन कर रहे हैं? ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप तक पहुंचाना है। आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। हम इस दुनिया पे अगर नज़र दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द ही नज़र दौड़ाएं, तो सिगरेट नोशी एक आदत बन चुकी है और हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह करती चली जा रही है। हर साल 31 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है और मकसद क्या है इस दिन को मनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए कि तंबाकू नोशी कितनी खतरनाक है, आपकी ज़िंदगी को किस तरह से तबाह कर रही है। हमारे साथ माहिर डॉक्टर हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड नो टबैको डे के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आई थिंक हमें सबको इकट्ठे होकर जिस बात पे फोकस करना है। जो इस साल का थीम भी है वो है अनमासिंग द अपील, एंड वी हैव टू एक्सपोज जो टैक्टिक्स ये इंडस्ट्री यूज़ कर रही है टू ग्रैब आवर चिल्ड्रंस, स्पेसिफिकली आवर टीनेजर्स, और जो कि इस उम्र में इस सिगरेट को जस्ट ऐसा फैंटेसी के तौर पे यूज़ करते हैं और उसके बाद वो इसका शिकार हो जाते हैं। देखिए, टोबैको इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 600 मिलियन ट्रीज़ हम जो हैं कट करते हैं और बिलियंस टन्स ऑफ वाटर हम इसमें यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ सिगरेट। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन पीपल जो हैं वो डाई होते हैं हर साल, इससे उनकी डेथ होती है। और जो 7 मिलियन लोग हैं वो डायरेक्ट टोबैको की वजह से, और 1.2 मिलियन जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इसका शिकार होते हैं। हर 4.5 सेकंड के बाद तकरीबन एक जो शख्स है वो सिगरेट से उसकी डेथ होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से तकरीबन 1,64,000 लोग सिगरेट से उनकी डेथ हो रही है। 3 लोग, अगर 5 लोग सिगरेट पी रहे हैं और तो उनमें से 3 लोगों का ये बारे में कहा जा सकता है कि वो फर्दर एडिक्शन में मुब्तला हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं हम सब के लिए समझने के लिए। अब क्या कर क्या रही है इंडस्ट्री और क्या हम लोग इसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट जो हमारी पब्लिक या जो बच्चे एज वेल एज जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट कि ये लेस हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा वेपिंग पे, जो कि बहुत ट्रेंड है इस वक्त, और हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक में हमें वेपिंग के बहुत से दुकानें खुली हुई मिल रही हैं। और ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये अक्सर उस जगहों पे हैं जहाँ पे एकेडमीज़ हैं और बच्चे इससे फैंटेसाइज होते हैं और उसमें एंटर होते हैं और वेपिंग को यूज़ करना शुरू करते हैं। वेपिंग का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट निकोटीन है, बाकियों की बात तो एक सेपरेट है। जो निकोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर सिगरेट से निकाल दी जाए तो सिगरेट एडिक्टिव नहीं होता। तो अगर आप वेपिंग शुरू कर रहे हैं तो वेपिंग करने वाले बच्चे ही बाद में बड़े होके स्मोकिंग में मुब्तला होते हैं। स्मोकिंग एक गेटवे है टुवर्ड्स अदर एडिक्शन। देखिए, इस तरह की और भी ड्रग हैं जो टैबलेट फॉर्म में आती हैं, जिनकी एडवर्टाइजमेंट भी बड़ी की जाती है। याद रखें, वो उसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट निकोटीन है और निकोटीन ही एडिक्शन का बाइस बन रही है। और इस तरह हीटेड प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं जिसको ये बताया जा रहा है कि लेस हार्मफुल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और याद रखें कि सिगरेट के बारे में जब शुरू में बात की जाती थी तो ऐसे ही कहा जाता था कि ये कोई हार्मफुल नहीं है। हाँ जी, हमने इसमें मिथानॉल ऐड कर दिया है, हाँ जी हमने इसको फ़िल्टर लगा दिया है, तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो मिनिमम हो गए। लेकिन अब जो हम बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज़ देख रहे हैं उसमें सिगरेट एक मेन कल्प्रिट है, एक COPD एक मेन कल्प्रिट है, 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है। स्मोकिंग, लंग कैंसर एक मेन कल्प्रिट है कैंसर्स में डेथ का। तो
तो ये वो टैक्टिक्स है जो इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, और बदकिस्मती से जो पेरेंट्स हैं वो वेप करते हुए बच्चे को भी नहीं रोक रहे, और वो समझ रहे हैं शायद वेपिंग से बच्चे की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हालांकि अगर हम वेपिंग के बारे में देखें तो वेपिंग से स्पेसिफिकली अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो उनकी मेमोरी भी इम्पेयर हो रही है, और मेमोरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये स्कूल में भी जाते हैं, ये पढ़ते भी हैं, तो ये बच्चे जब प्रॉपर याद नहीं कर पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, और इनमें फ्लेवर भी होता है, और जो फ्लेवर है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे अल्लाह ताला ने टेस्ट पढ़ दिए हैं। ये फ्लेवर तो हमारे लंग्स में, थैलियों में जा रहा है, और उसमें जाके ये केमिकल क्या कैंसर का बायस बन सकते हैं, तो ये भी इस पे भी काफ़ी बात अब हो रही है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे सिगरेट पीते हैं वो कुछ अरसे बाद, वेपिंग की बात मैं अगर स्पेसिफिक करूँ तो वेपिंग अगर उनको ना मिले तो उनमें भी वो क्रेविंग के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में निकोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और निकोटीन से सब प्रॉब्लम डेवलप होते हैं इन पेशेंट्स में। तो अब ये जो बीमारी आ गई है इसमें हम सब का मिनहसुल कौम, मीडिया का स्पेसिफिकली, फिर गवर्नमेंट का भी स्पेसिफिकली, और पेरेंट्स का मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इसको कम से कम जो रूल्स हैं उसकी इम्प्लीमेंट करें। रूल एग्जिस्ट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ द इशू। इम्प्लीमेंट करें, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे पे स्पेसिफिकली नज़र रखें, क्योंकि वेपिंग की यूजुअली स्मेल नहीं होती, बल्कि उसकी जो स्मेल है वो रिलेटिवली बेहतर होती है, उसका पता नहीं लगता। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आगे जाके कैंसर का भी बायस बन सकती हैं, और इससे लंग बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो हमें गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिगरेट पे जो टैक्स हैं वो बढ़ाएं प्लीज़। अगर बहुत भी मजबूरी है तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। 18 साल से नीचे किसी भी बच्चे को वेपिंग, ये निकोटिनिक गम्स वगैरह ये कोई चीज़ ना दी जाए, तो फिर ही हम जो है इसके साथ इस बीमारी से, इस लत से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जी उन लोगों का जो स्मोकिंग कर रहे हैं कैंसर का बायस बनने का। बड़ा बाजू का अजीब लगता है कि वो शख्स जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसमें सिर्फ कैंसर ही वजह उसकी मौत होती है, शुगर और ब्लड प्रेशर उसमें नहीं होता। उसका सांस फूलने की वजह सिर्फ और सिर्फ सिगरेट या वेपिंग होती है और कोई वजह नहीं होता। पहले ही हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारियां बहुत बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये पैसे जो हम सिगरेट, वेपिंग या इस तरह की चीज़ों पे खर्च करते हैं उससे बेहतर ये है कि हम किसी ऐसी चीज़ में खर्च करें कि कोई ऐसी चीज़ उससे ले लें जिससे हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। ये सिगरेट पीना और वेपिंग से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन भी बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस नई टैक्टिक्स से जो कि ये जो इंडस्ट्री कर रही है उससे अपने टीनेजर्स को, अपने यंगस्टर को बचाएं। वेपिंग, हीटेड सिगरेट, ये टैबलेट्स किसी सूरत भी लेस हार्मफुल नहीं हैं, इनके भी इफेक्ट उतने ही हैं जितने स्मोकिंग के हैं। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद की आमद है। शहर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ता चला जा रहा है। हर किसी की कोशिश ये है कि कम वक्त में अच्छा सा और कम पैसों में हम अच्छा सा जानवर खरीद लें, लेकिन इस कोशिश में अभी फ़िलहाल हमें लोग कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई। सो LD एवेन्यू की मवेशी मंडी की सूरत हाल के लिए हमारे रिपोर्टर तलहा वहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, कानागाचा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। शहर भर की दूसरी मंडियों की तरह यहाँ पर भी जानवरों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। खूबसूरत जानवर, बैल, बछड़े और उसके बाद बकरे, दुम्बे और छतरे भी यहाँ पर लाए गए हैं जो कि कुर्बानी के लिए तैयार है। शहरियों की जानिब से यहाँ पे ख़रीदारी भी जारी है और अपना जो बकरा या अपना बैल अपनी कुर्बानी खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ राजनपुरी बकरे मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत सफ़ेद रंगत के ये बकरे हैं। सर, कहाँ से लेके आए हैं ये? जी, हम इसे देरा गाजी खान से लेकर आए हैं। कीमतें क्या हैं, कितने का बेच रहे हैं, इनका वज़न कितना है? इनका वज़न तकरीबन कोई लगभग धोंदा है अभी ये कोई 150 kg के करीब होगा ये बकरा, और कीमत इसकी है 2,10,000। ये तकरीबन 3 मन का है। 3 मन से थोड़ा कम होगा, यानी कि इतना बेसिकली हो जाएगा। कितनी मांग रहे हैं? कीमत इसकी 2,10,000 मांग रहे हैं सर। ये सफ़ेद रंग और नस्ल के एतबार से इसके पैसे मांगे जाते हैं 2,10,000 के।
अंदर मांगा जा रहा है। ये अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी सारे तकरीबन कितने बकरे लेके आए थे यहाँ? हम लेकर आए थे यहाँ पर कोई तकरीबन कोई 250 से 300 बकरा था हमारे पास। कुछ सेल हो गए, कुछ जो है ना अभी बाकी हैं। और दूसरे भी कैसे देखते हैं यहाँ पे इंतजामात किस तरह के? इंतजामात हुकूमत ने हमें ज़मीन जगह मुहैया की है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है ना पानी की कमी हमें महसूस हो रही है, और उसके बाद जो है ना ये शामियाने वगैरह वो भी हम खुद लेकर ही उधर से आते हैं। थोड़ा बहुत जो है ना पानी की कमी महसूस हो रही है, और उसके बाद जो है ना वो दूसरा ये लाइटिंग का इंतजाम जो है ना ये दूर दूर तक है, हमारे नज़दीक नहीं है, लाइटिंग का इंतजाम भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये राजेश बकरे थे। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बलूचिस्तान से दुम्बे लेके ब्लैक कलर का भी दुम्बा है, देखें ब्राउन कलर का भी दुम्बा है, और दूसरे भी जो आम दूसरे दुम्बे भी होते हैं वो भी हैं। सर बलूचिस्तान से ये लेके आए हैं आप, तो क्या कीमतें इसकी क्या है? ये नस्ल कौन सी है? ये तुर्की नस्ल है, ये अफगानिस्तान वाली नस्ल है। ये खड़ा है और ये दूसरा ये खड़ा है, जो तीसरा। ये 3 दाने अफगानिस्तान की नस्ल है, बलूचिस्तान से हम लाए हैं। इसकी 1.5 लाख कीमत कर रहे हैं, और इसका वज़न है 40, 38, 40, 42, इनका यही वज़न है। कल से हम आए माशाल्लाह 4-5 दाने बेचे, बाकी अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह निकल जाएंगे सारे। अल्लाह बेहतर कर देगा। एक ज़रा मेरा कैमरामैन अहमर अली ये दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा ये काले कलर का है दुम्बा, उसके बाद वो ब्राउन कलर का है, इसके बाद जो सफ़ेद कलर के दूसरे हैं दुम्बे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। मैं बताऊँ तो यहाँ पर खूबसूरत जानवरों की तो कमी नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े बैल भी मौजूद हैं जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और जो रेट है उसके बारे में बताऊं तो छोटा जानवर 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख के दरमियान दस्तयाब है। बड़े जानवर की बात करें तो वो भी 1.5 लाख से 3-4 लाख रुपए में अच्छा जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जानवर तो मौजूद है लेकिन ख़रीदार कम है क्योंकि रेट ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ महंगाई का आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। जिनके आज बर्थडे उनको हमने विश करना है। हैदर अली की सालगिरह है, सैयद ज़ीशान गिलानी की सालगिरह है, मुज़ल्फ़ा फ़ातिमा, शानज़ सुल्तान और हाफिज़ अलाउद्दीन। आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।